See बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जतिन शिष्य को मत मार्क करना, वो 15 अक्टूबर तक नहीं आएगी, मेरी बात होगी उसके लिए, ठीक है। हाँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, व्हाट आर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? बेसिकली कंपनी एक्वायर द फंड्स, कंपनी पैसा रिसीव करती है बिजनेस चलाने के लिए। द मनी विच इज यूज्ड बाय द कंपनी फॉर रनिंग द बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है, लॉन्ग टर्म और वर्किंग कैपिटल ऑपरेशंस, वो पैसा जो कंपनी को रिसीव होता है लॉन्ग टर्म के लिए। बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, एक ऑनर पैसा देता था, पर ऑनर यूज्ड टू गिव द मनी, ठीक है, एक ऑनर पैसे देता था, ठीक है। वो ऑनर ने जो पैसे दिए हैं, जब पैसे रिक्वायर्ड है वो एडिशनल कैपिटल कर लेता था, जो पैसे प्रॉफिट है वो उसको विड्रॉ कर लेता था। तो इन बोथ सिनेरियो, ठीक है, in both the scenarios what used to happen, the money which comes in and the money which goes out, both used to belong to what? Owner. But in the case of company, there is no single person such as owner, and no one person or group of person remains owner for a long period of time. So what happens here? तो एक पर्सन पर्टिकुलर ऑनर नहीं रहता और बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए नहीं रहता। तो इन दैट सिनेरियो व्हाट हैपेंस, ठीक है, कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स वो इशू किए जाते हैं, बॉन्ड इशू किया जाता है। कंपनी दो फॉर्म में पैसा लेती है, वन इज एज अ इक्विटी और प्रेफरेंस, जिसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। दूसरा है डेट, जिसको हम डिबेंचर्स कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? एक हो गया इक्विटी, एक हो गया डेट, ठीक है। तो कंसिडरिंग नेक्स्ट कि वट एवर द केस में बी, ठीक है ना, वट एवर द केस में बी, ठीक है, वी नीड टू कंसिडर बोथ द पार्ट्स, ठीक है, कि कंपनी चाहे उधार में पैसा ले, व्हेनेवर मनी कम्स इन वो प्लस होगी, अगर शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं, ठीक है, लोन लिया जा रहा है, बैंक से पैसे लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे अमाउंट प्लस होगा। अगर हम वापस कर रहे हैं पैसे, बैंक को लोन वापस कर रहे हैं, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन कर रहे हैं, डिबेंचर्स की रिडम्पशन कर रहे हैं, तो माइनस होंगे पैसे। एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक है। एक यहाँ पे मैंने पॉइंट और भी बताया था, इफ यू ऑल रिकॉल, बैंक ओवरड्राफ्ट, उसको हमेशा हमने क्या मान, financing activity मान, whatever the scenario may be, bank overdraft always will be considered as financing activity, ठीक है। चलो आज इसके प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, सॉरी, ठीक है, 32 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। I'm going to share it, बहुत सिंपल और बहुत बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब बेटा ध्यान से सुनना, देखो कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, ठीक है, कंपनी के पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। तो कंपनी रिसीविंग द मनी, ठीक है, फ्रॉम विच सोर्स, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, द कंपनी रिसीविंग द मनी फ्रॉम विच सोर्स, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 निकालो। पहले तो ये देखना है कि हमें इसमें से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। यहाँ पे तो अभी इन छोटे क्वेश्चंस में आपको इजीली पता लग जाएगा, क्योंकि आपको आइटम्स ही वो दी गई होंगी, जैसे इन्वेस्टिंग में प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट दिया होता था, तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा जब लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। जब जैसे ये इकट्ठा दिया हुआ है 37 क्वेश्चन, इसमें प्लांट एंड मशीनरी भी दी हुई है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दी है, लैंड भी दी है, इक्विटी भी दिया है, प्रेफरेंस भी दिया है, तो इसमें से इन्वेस्टिंग कौन कौन सा है, फाइनेंसिंग कौन कौन सा है, यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट, ठीक है। अभी दिस थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि आपको एक्टिविटीज और आपको ट्रांजैक्शंस की नेचर भी पता होनी चाहिए कि कौन सी इन्वेस्टिंग है, कौन सी फाइनेंसिंग है, ठीक है। चलो 32 क्वेश्चन, चलो इसको कौन रीड करेगा, चल अंजलि बेटा रीड करिए इसको, थोड़ा लाउड करिए क्लास में। हाँ अंजलि यहाँ पे भी कर देना ऑडियो, हाँ मुझे भी पता लग जाए, डिवाइस में ऑडियो ऑन कर दो बेटा। हाँ
From the following information, calculate the cash flow from financing activities. Long-term loan, 1st April 2 lakh, 31st March 2,50,000. During the year, the company repaid a loan of 1 lakh. देखो बेटा, पहली बार लोन इफ नथिंग इज मेंशन लॉन्ग टर्म होता है, बट इफ इट इज मेंशन लॉन्ग टर्म तो फाइनेंसिंग है। अगर शॉर्ट टर्म लोन होगा तो वो करंट लायबिलिटी बन जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन होगा तो क्या होगा, करंट लायबिलिटी। ठीक है, हम फाइनेंसिंग में सिर्फ लॉन्ग टर्म आइटम्स को ट्रीट करते हैं, शॉर्ट टर्म्स को ट्रीट नहीं करते। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे एक चीज तो बड़ी क्लियर पता लगी कि लोन रीपेड कितना दिया हुआ है, 1 लाख। हम कैश फ्लो में जाएंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट बनेगा हमारा, ठीक है, उस फॉर्मेट के अंदर क्या होगा, हम लिखेंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 32 ना। चलो अंजलि आप साथ में माइक ऑन रखो। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, कितना अमाउंट है बेटा इसका, Say 1 lakh. क्लियर है। ठीक है, अब हमें लोन की अमाउंट दी गई है। ठीक है, अकाउंट बनेगा इसका, वर्किंग नोट एक। ठीक है, उस अकाउंट में हम ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे। ठीक है, लोन एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है, अंजलि आप ही बताओगे सारा कुछ। Liability. तो उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा क्रेडिट होगा, Opening balance इसका debit, credit होगा. हाँ, क्योंकि लायबिलिटी है इसलिए ओपनिंग बैलेंस क्या होगा इसका, Credit. क्रेडिट होगा। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस कितना बेटा, 2,50,000. ठीक है, तो पहले हम ओपनिंग और क्लोजिंग लिख लेंगे। ठीक है, हमेशा यही प्रोसेस रहता है, जैसे इन्वेस्टिंग में भी हम क्या करते थे, पहले ओपनिंग और क्लोजिंग लिखते थे। हाँ जी, कितना लोन हमने वहाँ रीपे किया बेटा, 1 lakh. 1 लाख लोन। तो जब लोन रीपे करते हैं, व्हाट इज द जनरल एंट्री, बैंक नहीं, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट, रीपेमेंट वन लाख। ठीक है, तो एक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, कितनी आएगी बेटा बैलेंसिंग फिगर, 1,50,000. क्या होगा 1,50,000, लोन रेज. हाँ लोन रेज। देखो बेटा, लोन का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, लोन का अकाउंट क्रेडिट तभी होगा जब लोन इंक्रीज होगा, उसको लिख देंगे बाय बैंक। ठीक है, रेज लोन या इशूड लोन या लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, यू कैन राइट इट एज मच, जैसे मर्जी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोन रेज। ठीक है, जो इन्होंने बोला मैंने वही लिख दिया, आप अपनी लैंग्वेज भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 1,50,000। ठीक है, इसको हम सीधा डायरेक्ट भी, बाहर भी सेम वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इट विल बी 50,000। ठीक है, आंसर विल बी वर्थ 50,000। प्लस में आया कि माइनस में आया, प्लस में. ठीक है, बिकॉज कैलकुलेशन अभी एक एक आइटम है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. फ्लो फ्रॉम सॉरी, ऑपरेटिंग, फाइनेंस. फ्लो आएगा क्योंकि प्लस में आया। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन, आई गेस बहुत सिंपल था, किसी को दिक्कत तो नहीं है कोई।
बेटा अब क्वेश्चन नंबर 34 करने लगे हम फाइनेंसिंग का, ठीक है। चलो करो रीड बेटा। केशव आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। क्या नंदनी बेटा तू करी, से कोई ऑडियो का प्रॉब्लम लगता है, माइक बैठा तो वो है। Jalco Limited provided the following information: calculate net cash flow from financing activities. Equity share capital 31st March 2023 12 lakh, 31st March 2022 10 lakh, 12% debentures 31st March 2023 2 lakh and 31st March 2022 1 lakh. देखो बेटा Additional दो, information. एक मिनट, दो चीजें दी गई हैं, एक इक्विटी एक डिबेंचर्स, दोनों चीजें हमारी क्या होती हैं, बोथ ऑफ द थिंग्स आर व्हाट, ठीक है, बोथ ऑफ थिंग्स आर व्हाट दे आर अवर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हम बिजनेस के लिए पैसा ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द मनी फॉर द बिजनेस, ठीक है। तो इसका मतलब इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। आपको ये क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो बेटा कलेक्टिव क्वेश्चन है, जब अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, ऑपरेटिंग है, क्या है, ठीक है। चलो उसके बाद आगे बेटा। Interest paid on debentures rupees 19,000. Dividend paid in the year ओके पहले एक चीज rupees करते हैं, 50,000. पहले एक एक करके करते हैं। इंटरेस्ट पेड बेटा, नंदी पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, जा रहे हैं. तो इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ, Outflow. आउटफ्लो। तो कैश फ्लो में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, नेगेटिव आइटम रिकॉर्ड होगा. हाँ क्योंकि हमारा पैसा जा रहा है। तो सिंपल एज दैट, जिस चीज का बिल्कुल सीधा सीधा आंसर पता है, कई बार क्वेश्चन हमें कम भी आता हो तो हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट पेड कितना दिया गया बेटा, 19,000. नाइनटीन थाउजेंड, 19,000। आगे बेटा उसके बाद नेक्स्ट। Dividend paid in the year rupees 50,000. डिविडेंड पेड वी डिस्कस रिसेंटली इन द लास्ट क्वेश्चन। डिविडेंड कोई भी कंपनी हो, चाहे फाइनेंसिंग या नॉन फाइनेंसिंग, हर कंपनी के लिए डिविडेंड क्या होता है, ठीक है, इट इज एन फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो कितना अमाउंट है, 50,000. नेक्स्ट बेटा उसके बाद। During the year, Jalco Limited issued bonus shares in the ratio of 5:1 by capitalizing reserve. बेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ये पेपर में डालते होते टीचर, इसको 2-3 स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ठीक है। व्हाट डज जल्को लिमिटेड एडजस्टमेंट सेज, ठीक है, इट सेज, ठीक है, that a company during the year issued bonus shares. Now, can anyone out of you tell me what is bonus shares? What is bonus shares? नंदनी को पता है, बताओ नंदनी क्या होता है। जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं, कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता पैसों का. ओके तो एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू शी इज राइट, कि जब कंपनी के पास जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब पुराने इकट्ठे किए गए प्रॉफिट्स होते हैं, कंपनी उन प्रॉफिट्स में से प्रॉफिट बांटती है, इसको शेयर होल्डर्स को, ना ही वो उनसे पैसे लेती है और शेयर्स दे देती है, ना ही वो उनको डिविडेंड के पैसे देती है और आउटफ्लो होता है पैसों को। नॉर्मली देखो बेटा, कंपनी को बोनस देना है, बोनस डिविडेंड देना है, तो डिविडेंड 2-3 तरह से दिया जा सकता है। एक होता है आप कैश में डिविडेंड दो, एक होता है कि आप शेयर्स में डिविडेंड दो, ठीक है, ठीक है। तो तीसरा होता है एसेट्स में डिविडेंड दो। कैश का डिविडेंड हमने अभी रिकॉर्ड किया, डिविडेंड पेड 50,000, ठीक है, ठीक है। शेयर्स का डिविडेंड मतलब आप उनको नंबर ऑफ शेयर्स और दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको सर्कल किया है, एग्जिस्टिंग ओपनिंग शेयर्स कितने हैं हमारे पास, 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख शेयर होल्डर्स को डिवाइड बाय 5:1, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, जो भी रेशियो दी होगी वो इस तरह से आएगा।
द फर्स्ट पार्ट इज द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स 5:1 में. व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? दिस इज एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया. ठीक है. एंड द सेकंड पार्ट इज द न्यू नंबर ऑफ शेयर्स. इसको लिख लो कहीं पे भी अपनी बुक पे. 5:1 में. ठीक है. फर्स्ट पार्ट इज एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, सेकंड पार्ट इज न्यू नंबर ऑफ शेयर्स. तुम्हें 5:1 में उनको देना है. क्लियर होगी बात? तो वो कितना आ जाएगा? 2 लाख. तो दैट विल बिकम अवर बोनस शेयर्स डिविडेंड. तो एज नोट, ऐसे एक नोट लिखोगे कि इंक्रीज इन इक्विटी शेयर इज 2 लाख. ठीक है. which is not shown in the cash, which will not be shown in the cash flow in financing because no cash is transacted. हमने किसी भी तरह का कैश ना ही इनफ्लो किया है ना ही आउटफ्लो किया है. नॉर्मली शेयर इशू करते तो पैसे आते और डिविडेंड पे करते तो पैसे जाते, तो दोनों रिकॉर्ड होता. तो यहाँ पे दोनों चीजें ही रिकॉर्ड नहीं होंगी. दोनों चीजें ही रिकॉर्ड नहीं होंगी. क्लियर है? ठीक है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मृदु क्लियर है? एक बार जेस्टर से बताओ सारे बच्चे. जो बात नंदी ने बोली कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इकट्ठे किए हैं, लास्ट में इन्होंने वही लाइन लिखी, इट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स. हमने हमारे रिजर्व्स को कैपिटलाइज किया हुआ है, उसके पैसे हैं ये. ठीक है. क्लियर है? तो बेटा इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर ये पॉइंट ना होता, लेट से क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं? 10 लाख से इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो गई है? 12 लाख. तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज इंक्रीज. हम उसको इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल लिखते हैं. क्या लिखते हैं उसको? इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल. पर यहाँ पे नहीं लिखेंगे. व्हाई नॉट? ठीक है. बिकॉज बोनस शेयर्स हैव बीन गिवन. तो आप एक नोट बनाओगे क्वेश्चन में. ठीक है. क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर्स शॉर्ट कर सकते हैं, इंक्रीज नॉट रिकॉर्डेड in cash flow statement as no flow of cash because of bonus share. मतलब आप वर्डिंग अपनी भी बना सकते हो, तो बड़ा छोटा जैसे मर्जी लिख सकते हो, एज यू फील कंफर्टेबल. कंटेक्स्ट यही जाना चाहिए कि नो फ्लो ऑफ कैश हुआ है. ठीक है. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. क्लियर होगी बेटा ये बात? चलो, नाउ द एडजस्टमेंट्स आर डन. आइटम्स पे आ जाते हैं. नंदी चलो अब आइटम्स बोलना कौन कौन सी है. एक तो है इक्विटी शेयर्स, वो हमने कर लिया. ठीक है. इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड. व्हाई इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड? ठीक है. द रीजन वाज बोनस शेयर्स. दूसरी आइटम कौन सी है? 12% debentures. इंक्रीज. 31st March 2022 1 lakh and तो 31st March 2023 2 lakh. इसको लिखा जाएगा इश्यू ऑफ 12% डिबेंचर्स. बेटा इसका इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो 50,000 कम्स आउट टू बी अवर इंटरेस्ट. ठीक है. इस क्वेश्चन में डिबेंचर्स का इंटरेस्ट दिया है. पूछे कर देता हूँ एक मिनट रिपीट. ठीक है. इस क्वेश्चन में डिबेंचर्स का इंटरेस्ट दिया गया है, इसलिए हम एज इट इज ध्यान देंगे. तो पॉजिटिव वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 50,000. नेगेटिव वैल्यू कितनी आ गई? 69,000. तो नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19,000. ठीक है. आंसर चेक करो. इतने ही नंदी. सर 31 है, जो आपने इशू ऑफ 12% डिबेंचर्स लिखा है वहाँ पे 1 लाख आएगा, क्योंकि 22 में 1 लाख एंड 2023 में 2 लाख हो गए. ओके, माय मिस्टेक. ठीक है. मैं इसको ठीक कर लेता हूँ. ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1 लाख. हाँ जी. संभव क्या बोलना था बेटा आप लोग? सर ये क्या? फिर पॉजिटिव आ गया. पॉजिटिव आया तो इसको क्या लिखा जाएगा? कैश. प्रांशु कैम क्यों बंद हो रहा है बार बार? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज.
डन बेटा, क्वेश्चन समझ आ गया सबको? ठीक है वंशु, शौर्य, सॉरी पुष्कर, देख बेटा मैं देखो दोबारा समझाता हूँ। उन्होंने बोला कि हमने 5:1 में डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स को इक्विटी शेयर बोनस में दिए, तो हमारे पास 10 लाख शेयर्स थे ऑलरेडी ओपनिंग में। 10 लाख लोगों को हमने 5:1 में बोनस दिया है। मतलब क्या है, हमने उनको जिस पर्सन के पास 5 शेयर थे उसको 1 शेयर फ्री में दे दिया। मतलब प्रॉफिट का हिस्सा कैश में देने की जगह उसका शेयर दे दिए, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने उसको 2 लाख रुपीज किसमें दे दिए, बोनस शेयर। क्लियर होगी बात? 2 लाख शेयर किसमें दे दिए, बोनस शेयर में, ठीक है। अब वो 2 लाख रुपीज दो चीजें हैं, एक तो हमारा डिविडेंड पेड है, ठीक है, और एक हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या बन जाती है, ठीक है, व्हाट इज द जनरल एंट्री फॉर दिस, ऐसे पूछेंगे नहीं आपसे, ठीक है। बोनस टू शेयर होल्डर्स, टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल, ये दो एंट्रीज हो जाती हैं कि हमने बोनस दिया शेयर होल्डर को, ठीक है। तो बोनस टू शेयर होल्डर ये बेसिकली हमारा डिविडेंड पेड हो गया। नॉर्मली डिविडेंड पे करते हैं तो डिविडेंड टू कैश, डिविडेंड, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, कैश आता है, तो यहाँ पे कैश नहीं आया। रीजन, कैश क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने कैश में पैसे दिए नहीं है, ठीक है। बिकॉज कैश नहीं आया तो देयर इज नो आउटफ्लो, इसलिए मैं कैश को स्टक ऑफ कर रहा हूँ, कोई कैश आया नहीं है। एंड सेकंड थिंग, वी हैव रिसीव्ड, वी हैव क्रेडिटेड हियर शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट किया है, तो दैट्स व्हाई वो क्रेडिट होगी, वो इंक्रीज होगी, बट कैश नहीं आया। नहीं तो शेयर कैपिटल इशू करने में एंट्री क्या होती है, बैंक टू शेयर कैपिटल, ठीक है। एम आई क्लियर क्वेश्चन? नाउ दोनों सिनेरियोज में ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव नॉट रिकॉर्डेड। क्लियर है? चलो बाकी क्वेश्चन देखते हैं इनके, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 34, इससे पहले हमने किया 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कर लिया, 34 कर लिया, 33 एंड 35 दो क्वेश्चन हैं, ठीक है। 35 में एक दो डाउट्स आएंगे, ये दोनों क्वेश्चंस आपने कल होमवर्क करने हैं, और 35 में कोई डाउट जिसको आएगा आई शुड एक्सपेक्ट कि आप लोग मेरे से पूछे, ठीक है। क्लियर होगी बात? बेटा ये सिक्योरिटी पिरियड रिजर्व क्या होता है, एक मिनट ये समझ लो। सिक्योरिटी पिरियड रिजर्व जिन्होंने तो शेयर कैपिटल किया उनको अच्छे से पता है कि जो एक्स्ट्रा पैसे आते हैं। बाकी बच्चे भी सुन लो, जब भी कंपनी शेयर्स या डिबेंचर्स किसी भी तरह की सिक्योरिटी इशू करती है, अगर उसको हायर एंड पे इशू करती है, मतलब उसकी डिमांड ज्यादा होने के कारण उसकी एक नॉर्मल वैल्यू होती है जिसको बुक वैल्यू कहते हैं, कि मैंने कहा शेयर मेरा 10 रुपए का है, 100 रुपए का है, 20 रुपए का है, बट मेरे शेयर की डिमांड ज्यादा है तो मैंने उसको महंगा बेचा, उसकी सेल ज्यादा वैल्यू पे की, उसको ज्यादा प्राइस हाईलाइट किया। लेट्स से, जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया था, किसी कंपनी का शेयर 10 रुपए का है लेकिन कंपनी उसको 50 रुपए में बेचती है, या 100 रुपए का शेयर है कंपनी उसको 1500 रुपए में बेचती है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी को रिसीव हो रहा है उसको हम प्रीमियम कहा जाए, सिक्योरिटी प्रीमियम। या रिजर्व लिखा है, अब रिजर्व नहीं लिखना है, इस साल से डिसकंटिन्यू हुआ है, ठीक है। तो इसके एक्चुअल कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, तो यहाँ पे आपके 10,000 रुपीज से जो रिजर्व इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब 10,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा रिसीव हुए हैं, इसको हमने कैश फ्लो में इनफ्लो एक्टिविटी मानना है। क्या मानना है इसको? इनफ्लो एक्टिविटी, क्योंकि एक्चुअल कैश रिसीव हो रहा है, ठीक है। डन। 35 में चलो एक दो डाउट आएगा, जैसे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का आएगा, ठीक है, प्रेफरेंस की प्रीमियम का 5% का आएगा, ठीक है ना। तो आई वांट कि आप कल मेरे को डाउट्स पूछो और मैं बताऊं। तो ये दो क्वेश्चंस कल के लिए होमवर्क है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33 एंड 35, ठीक है। कल डाउट लूंगा पहले, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 और 37, ये दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। रीजन दैट, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग दोनों आता है, तो आप लोगों ने जो इन्वेस्टिंग है और फाइनेंसिंग किया है ये दोनों हमारे खत्म हो जाएगी। क्लियर है बेटा? ठीक है, देन आई विल स्टार्ट विद ऑपरेटिंग। एनी डाउट टू एनीवन? ठीक है,